हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की खेती का लेक्चर 5 जो कि गेहूं से रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात करा था बहुत ही जलवायु के बारे में किया था हमने बात, क्षेत्र का विस्तार जो है उनके बारे में हमने बात किया था और इनका उत्पत्ति कैसे हुआ इनके बारे में हमने भी बात किया था। बोनी गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ, ये सारे बात हमने कर चुके थे। ओके, और बिहार में गेहूं की खेती कैसे होती है ये भी हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे लेक्चर 5 में, तो स्टार्ट करेंगे हम मिट्टी से। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स तो पहले हम समझ ले क्या है, क्योंकि जो हम बताएंगे वही एनसीईआरटी में फिर रहेगा। ओके, तो एक मैं कीवर्ड्स लेके मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, तो जिनसे कि आप जल्दी समझ पाए। ओके, पहले है मृदा, इनको मिट्टी जिनको हम बोलते हैं। ओके, इनको हम मिट्टी बोलते हैं। देखिए मृदा क्या होता है, मृदा जो है, ओके, मृदा देखिए दोमट मिट्टी जो होता है, दोमट मिट्टी जो है ये जो है गेहूं की खेती के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। और इनके साथ साथ मटियार और रेतीली मिट्टी जो है वो भी गेहूं की खेती जो है उसमें भी की जा सकती है, क्योंकि उसमें जल निकासी और सिंचाई के उचित प्रबंध रहते हैं। ओके, और अब इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि गेहूं की खेती के लिए जो है मिट्टी का पीएच जो है कितना होना चाहिए पीएच। तो इनका आंसर होगा पीएच होना चाहिए 7। ओके, 7 होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए मिट्टी का पीएच। और अम्लीय या क्षारीय मिट्टी जो है वो गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए जो है नहीं होती है। ओके, कौन, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक, ज़्यादा एसिड भी नहीं होना चाहिए और बेस भी नहीं होना चाहिए। ओके, अम्लीय और क्षारीय नहीं होना चाहिए। तो ये बात रही मृदा पे। ओके, अब हम बात करेंगे मृदा की तैयारी पे। तो देखिए गेहूं की जो है खेती में भूमि की तैयारी को लेकर धारण में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ओके, और पहले मिट्टी को मैदा की तरह बहुत ज़्यादा, देखिए इतना उसमें जो है खेत में हम पाटा चलाते हैं। ओके, भुरभुरी बनाने के लिए पहले मिट्टी को जो है मैदा की तरह बहुत ही भुरभुरी बनाने हेतु अनेक बार जुताई की जाती है। ओके, और जुताई की जाती है। किस लिए इतना जुताई किस लिए की जाती है, क्योंकि मिट्टी जो है जितनी अच्छी भुरभुरी रहेगी तो उसमें जो है स्पोर्स में एयर पास होंगे अच्छी तरह से, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो सबसे पहले भुरभुरी बनाने के लिए इसमें किया जाता है। और अब गेहूं की अब के समय में जो है गेहूं की खेती में मात्र 1 से 2 जुताई जो है करने से ही अगर खेत कतवार रहित यानी रहित हो जाता है, तो भूमि में पर्याप्त नमी रहे तथा बीज का आसानी से समान दूरी व गहराई पर बुआई हो सकता है। ओके, और खरीफ के फसल की कटाई के बाद जो है खेत को बिना जुताई किए हुए शून्य जुताई मशीन से, जीरो टेलर मशीन जिनको बोलते हैं जीरो टेलर मशीन, उससे गेहूं का प्रचलन बढ़ा है। तो ये भूमि की तैयारी हम ऐसे करते हैं। तो मेन पर्पस इसका है कि मिट्टी को भुरभुरी बनाना। ओके, अब बात आती है बीजोपचार पे। बीज के उपचार पे तो विटाबेक्स है, थीरम या एग्रोसेंजीएन है, एग्रोसेंजीएन। ओके, एग्रोसेंजीएन है, ये सारे केमिकल्स हो गए। एक नाम किसी एक दवा के हैं जो कि 2.5 ग्राम जो है प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए इनका। ओके, और जो है उपचारित बीज से बीज जनित रोग होने का भय नहीं रहता है और अंकुरन भी इनका अच्छा होता है। ओके, ये बात रही आपका बीजोपचार पे। और ये पॉइंट जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम्स में अधिक बार पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए बुआई की विधियाँ, बुआई की मुख्यतः जो है छिटकावा सीड्रिल या शून्य जुताई मशीन जो है द्वारा किया जाता है। ओके,
देखिए सबसे पहले आता है आपका छिटकावा विधि। सबसे पहले विधि का नाम क्या है? छिटकावा विधि। हम छीट के करते हैं। छिटकावा विधि में क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ जो कल्टीवेटर लगा होता है, ओके, उससे हम पहले खेत को जुताई करते हैं, बीज की छिटकावा विधि से बुआई करते हैं, फिर से कल्टीवेटर से जो है बीज को हम खेत में पाटा लगा के उसको मिलाते हैं, ओके। और जो है बाद में जो है इस विधि से की गई बुआई में नहीं तो पंक्ति की दूरी और नहीं गहराई का ध्यान रखा जाता है। इसमें जो जैसे पंक्ति है, नहीं तो इसका बीज का दूरी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छिड़ता है कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 ऐसे छिड़ता है, ओके। इसमें बीज की दूरी का ध्यान नहीं रखा जाता है और ना ही इनका जो गहराई का, इनका भी, जिनके कारण जो है चिड़िया जो है बहुत आपको सीड को लेके उड़ जाता है, ओके। और जो है आपका कुछ ज़्यादा डीप जाने के कारण सड़ भी जाता है, ओके। तो ये किनके अंदर आते हैं? ये आते हैं छिटकाव विधि। और इनका दूसरा जो टाइप है उनका नाम है सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल नाम से भी पता चलता है, ओके। सीड ड्रिल, देखिए सीड ड्रिल बीज बोने का यंत्र है। सीड ड्रिल किसका यंत्र है? बीज को बोने का यंत्र है। इसमें जो बीज और उर्वरक के लिए अलग अलग बक्सा बना होता है, जैसे इस टाइप में होते हैं, ओके। सॉरी डायग्राम यहाँ नहीं बन पाएगा, तो यहाँ एक पाइप टाइप में होता है, ओके। और इसका जो ये हुआ जैसे मैन्यूर, इसमें जो खाद का रहता है, इसमें सीड का रहता है, अलग अलग इनके बक्से होते हैं सीड ड्रिल के, ओके। और ये फिर पाइप द्वारा जो है अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, ओके। देखिए, और खेत की तैयारी के जो है उपरांत इस यंत्र के द्वारा उपयुक्त पंक्तियों की दूरी जो है, इसमें जो उपयुक्त पंक्ति की जो दूरी है उस और गहराई के हिसाब से जो है बुआई किया जाता है। इसमें पंक्ति की दूरी भी इक्वल होती है, उसमें हम सेट करते हैं, और इनका जो गहराई है ये भी इक्वल होते हैं, ओके। और बुआई का विधि है एक आपको, हाँ, शून्य जुताई मशीन द्वारा। एक है शून्य जुताई मशीन द्वारा। शून्य जुताई मशीन द्वारा क्या होता है, ये जो है सीड ड्रिल की मशीन के तरह ही होता है। ये किनके? सीड ड्रिल की मशीन के तरह ही होता है, समान ही होता है, ओके। इनका समान ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस यंत्र जो है से हम बुआई करने से पहले जो है खेत की जुताई की आवश्यकता नहीं होती। इस यंत्र में जो है खेत का जो है बुआई करने से पहले जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है। यंत्र में जो है हल के फाल की जगह ब्लेड लगा होता है, और यंत्र में जो है फाल की जगह पे जो ब्लेड लगा होता है, ओके। और यंत्र के द्वारा जो बीज गिरने का दर तथा गहराई का आवश्यकता अनुसार बुआई से पूर्व ही व्यवस्थित कर लेना आवश्यक होता है। और बुआई के बाद जो है खेत में पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जब बुआई कर देते हैं उनके बाद जो है पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। अब एक है उर्वरक की विधि। तो इसमें जो एक सिंचित है जो कि हम समय पर करते हैं, एक है असिंचित है जो कि हम विलम्ब से करते हैं, और आपका जो है ये जो है इसमें प्रयोग विधि है, कितना नाइट्रोजन डालना चाहिए, एनपीके कितना डालना चाहिए, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ओके। चलिए अब हम पहले एनसीईआरटी जाते हैं, उनके बाद फिर बाहर भी जाएंगे, ओके। चलिए एनसीईआरटी पहले देखते हैं क्या बोलता है। देखिए हम एनसीईआरटी पे चले आए हैं, एनसीईआरटी है, ओके। तो देखिए पहले हम बात करेंगे मिट्टी पे। तो देखिए ये हम आपको बता चुके हैं, आपको कीवर्ड्स के थ्रू आपको सब कुछ हम बता चुके हैं, तो फिर रिकॉल भी हो जाएगा। देखिए मिट्टी जो है गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। कौन सा मिट्टी? दोमट मिट्टी जो है सर्वोत्तम होती है। जल निकासी और सिंचाई के उचित प्रबंधन से मटियार और रेतीली मिट्टी भी बहुत ही आवश्यक होते हैं, ओके। और देखिए गेहूं के लिए जो मिट्टी का पीएच 7 होना चाहिए, ठीक। और इसका जो अम्लीय क्षारीय मृदा जो है ये गेहूं को अच्छी पैदावार नहीं देती है, ठीक। इनका इतना पॉइंट है, ओके। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट आता है अनुसिंचित किस्मों एवं बुआई का समय। देखिए गेहूं की खेती का जो मूल्य रूप से 2 परिस्थितियां हैं। पहला सिंचित समय और दूसरा है असिंचित। पहला है सिंचित समय से बुआई तथा है सिंचित विलम्ब से बुआई, सही है। दूसरा है सिंचित विलम्ब से बुआई।
देखिए कुछ क्षेत्रों में जो है असिंचित अवस्था में भी गेहूं की एकल या मिलवा खेती होती है। कुछ क्षेत्र में जो असिंचित अवस्था में भी गेहूं की एकल या मिलवा खेती होती है। बिहार के विभिन्न परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित अनुशंसित किस्में है। अब देखते हैं कौन सा है। चलिए देखिए विभिन्न परिस्थितियों में जो है उपयुक्त प्रभेद, बीज दर एवं बुआई के समय इस पर है। तो देखते हैं उसका एक चार्ट होगा नीचे, ठीक, उस पर हम बात करते हैं। देखिए परिस्थिति हुआ, प्रभेद हुआ, बुआई का समय हुआ, पकने की अवधि जो कि दिन में, और औसत उपज जो कि क्विंटल या हेक्टेयर में, बीज दर जो कि किलो या हेक्टेयर में, और कतार से कतार की दूरी दिया हुआ है। ओके, कतार से कतार की दूरी दिया हुआ है। चलिए असिंचित है। ओके, तो देखिए इसमें जो C306 प्रभेद है, K8027, HD 2888, BRW 3722, और एक है आपका साबोर निर्जल, ठीक, इसी में का टाइप है। ओके, देखिए इसमें जो बुआई का समय जो है ये 15 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, ठीक, और अंतिम सप्ताह से नवंबर मध्य तक है इनका। ओके, और देखिए ये जो है 135 से 140, और ये जो है 125 से 135 दिन में होता है। ओके, इसमें जो औसत उपज 25 से 30 है, इसमें जो है 25 से 30 है, और असंचित के लिए जो है 25 से 40 है संचित के लिए। ओके, और बीज दर इसमें 125 है, इसमें भी 125 है, और कतार से कतार की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे नहीं लगता ये बताना चाहिए, टेबल आप भी पढ़ लोगे, फिर भी रिकॉल करा दे रहा हूँ। ये बस एक टाइम ऑफ वेस्ट है, वेस्टेड ऑफ टाइम है। ओके, सॉरी। तो देख लो आप इसमें, मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लो। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भूमि की तैयारी। ओके, देखिए गेहूं की खेती में जो है भूमि की तैयारी को लेकर धारणा में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और पहले मिट्टी को हम बोल चुके थे मैदा की तरह जो है भुरभुरी बनाते हैं, इम्पोर्टेंट, मैदा की तरह जो है भुरभुरी बनाते हैं। ओके, भुरभुरी बनाते हैं, और भुरभुरी बनाने हेतु जो है अनेक बार इस पर क्या हम कल्टीवेटर चलाते हैं, और इसका जुताई की जाती है। देखिए अब गेहूं की खेती में मात्र 1 या 2 जुताई करने से ही अगर खेत से खरपतवार रहित हो जाए तो भूमि में पर्याप्त नमी रहे तथा बीज का आसानी से समान दूरी व गहराई पर बुआई हो जाए, पर्याप्त है। ओके, देखिए खरीफ के फसल की कटाई के बाद जो है बिना जुताई किए वे शून्य जुताई मशीन से गेहूं की बुआई का प्रचलन बढ़ा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। ओके गाइस, मैं आगे कर रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ओके, ये रहा और ये रहा, सारा का स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बीज उपचार पे। बुआई के लिए जो है बीज इस्तेमाल किया जाता है वह रोग मुक्त, प्रमाणित तथा क्षेत्र अवशेष के लिए अनुशंसित उन्नत किस्म होना चाहिए। अलावा रोगों की रोकथाम के लिए देखिए, ट्राइकोड्रामा जो है कि 4 ग्राम मात्रा 1 ग्राम कार्बेडामिजिम के साथ प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन किया जा सकता है। ओके, और देखिए बुआई का समय, गेहूं रबी की फसल है जिसे शीतकालीन मौसम में उगाया जाता है। ओके, और भारत में विभिन्न भागों में गेहूं का जीवन काल भिन्न भिन्न रहता है, ये सारे हम बता चुके हैं। और सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटवा जो है फरवरी से मई तक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो, उनको मैं डीप कर दिया हूँ। ओके, जिन किस्मों की अवधि 135 से 140 दिन है उनको नवंबर के प्रथम पखवाड़े में, वो जो किस्म पकने में 120 दिन का समय लगती है उन्हें 15 से 30 नवंबर तक बोना चाहिए। कब तक? 15 से 30 नवंबर तक। किन्हें? जो किस्म जो है 120 दिन का समय लेती है। फिर से एक बार मिट्टी पर चर्चा करेंगे। चिकनी मिट्टी या हरी मिट्टी जो है इस सही मात्रा में पानी को सोख सके अच्छी मानी जाती है। और भारी मिट्टी जो है वो भारी मिट्टी जो है आपको वाले सूखे क्षेत्र में जिनमें पानी के निकास का पूरा प्रबंध हो भी उसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ओके गाइस, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनको मिट्टी, इनको आप नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। सिंचाई एवं जल प्रबंधन। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि समय से फसल की सिंचाई की जाए। आमतौर पर बिहार में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में कितना सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ओके, और जो है गेहूँ में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में 6 से 8 घंटों बाद पानी दिखाई नहीं पड़े। तो गेहूं में कैसा सिंचाई? बहुत ही हल्की सिंचाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें 6 से 8 घंटा बाद जो पानी नहीं दिखनी चाहिए, अन्यथा अधिक जल जमाव से पौधे पीले पड़ जाते हैं। और अधिक जब जल जमाव हो जाता है मिट्टी में तो पौधे जो है पीले पड़ने लगते हैं, उसमें श्वसन की क्रिया जो है अस्थायी रूप से रुक जाती है। ओके, अब देखिए सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर निम्न क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई। सिंचाई जल की उपलब्धता, सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर निम्न क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई। एक सिंचाई शीर्ष जड़ें जिनको बोलते हैं क्राउन रूट निकलने के समय और बुआई के कितने दिन बाद होता है? ये 20 से 25 दिन बाद होता है। और 2 सिंचाई इसमें जो है शीर्ष जड़ें, इनको क्राउन रूट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्राउन रूट। और ये निकलने के समय तथा निकलने के समय, ओके, और निकलने के समय जो कि 20 से 25 दिन और 80 से 85 दिन के बाद होता है। और एक है 3 सिंचाई, तीसरी सिंचाई करनी चाहिए शीर्ष जड़ें निकलने के समय। जब शीर्ष जड़ निकल जाते हैं उनके समय करना चाहिए गावा अवस्था में, और दानों में दूध जब भर जाते हैं तब तीसरी सिंचाई करना चाहिए। जो है 20 से 25 या 65 से 70 या 90 से 100 दिनों बाद करना चाहिए। ओके, और आखिरी सिंचाई है चौथी सिंचाई। इसमें जो है शीर्ष जड़ें निकलने के समय, कल्ले निकलने के अंतिम अवस्था में गावा निकलने के समय किया जाता है। ओके, इसमें जो है 20 से 25, 40 से 45, 65 से 70 या 90 से 100 दिन बाद होता है। देखिए नोट, फसल की बाली जो है, फसल की बाली निकलने के बाद तेज़ हवा चलने की स्थिति में सिंचाई ना करें। जब फसल की बाली निकल जाएगी तब जो हवा अगर तेज़ चले तो सिंचाई नहीं करना चाहिए। नोट है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है निकाई गुड़ाई और खरपतवार का प्रबंधन। देखिए गेहूं की फसल के खरपतवार के कारण उपज में 10 से 40% तक की कमी हो सकती है। ओके, खरपतवार के कारण कितना? 10 से 40% तक कमी हो सकती है। ओके, खरपतवार के कारण। अतः खरपतवारों का नियंत्रण नितांत आवश्यक है। गेहूं की बुआई के 25 से 30 दिन बाद अथवा प्रथम सिंचाई के पश्चात हैंडों के द्वारा, हाथ के द्वारा निकाई कर घास पात निकालने से उपज अच्छी प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा रसायनों द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और खेत में पर्याप्त नमी होना काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा रसायनों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। ओके,
आप देखेंगे खरपतवार, जैसे घास कुल के खरपतवार है, जैसे गुल्ली डंठा, जिनको वन गेहूँ बोलते हैं, जंगली जई आदि। इसका प्रबंधन हम कैसे करते हैं? बुआई के जो है 2 से 3 दिन बाद जो है पेडीमिथिलीन का 30 EC त्रिनाशी रसायन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 3.3 लीटर दवा होता है, ओके, प्रति हेक्टेयर देते हैं 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर, और इनका छिड़काव करते हैं। और दूसरा आता है आपका सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार। बुआई से 25 से 30 दिन बाद जो है आइसोप्रोट्यूरॉन 50W 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर इनका भी छिड़काव करते हैं हेक्टेयर की दर से। और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार जो है, इसमें 2,4-D जो है इथाइल स्टर लवण जिनको बोलते हैं नामक त्रिनाशी रसायन का 500 से ग्राम सक्रिय तत्व 1.25 लीटर दवा जो है को वही 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करते हैं। कब? 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करते हैं। एक आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नाश करने के लिए हम सल्फोस्फुरोन का 25 ग्राम सक्रिय तत्व 33 ग्राम दवाई जो होता है, ठीक, क्योंकि 600 से 700 लीटर पानी में करना कितना है? 600 से 700 लीटर पानी में, ओके, प्रति हेक्टेयर के दर से 25 से 30 दिन बाद देना चाहिए, ओके। और एक है संकरी एवं चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार, जो कि इसमें जो 2,4-D 0.5 किलोग्राम प्लस आइसोपोट्यूरॉन 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व 600 से 7 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 25 से 30 दिनों बाद छिड़काव करना चाहिए, ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, ओके। और एक इसमें आता है जीरो टिलेज गेहूं में खरपतवार प्रबंधन। इसमें जो है ग्लाइफोसेट दवा का 1 किलोग्राम और 2,4-D जो है उसका 38 EC 600 ग्राम है प्रति हेक्टेयर बुआई से 7 से 10 दिन पहले जो है 500 से 600 लीटर में पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव हेतु जो है फेल्टन फैन नोजन का प्रयोग करना चाहिए, इनका नोजन का प्रयोग करना चाहिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोरिंग नहीं होना है। लेक्चर बड़ा है और आगे जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, हमको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम जो देख रहे हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए इसमें जो है कीट और व्याधि प्रबंधन है। जैसे गेहूँ हुआ, ठीक, गेहूँ का जो है एग्रो टी से, ठीक, और उसमें जो है छोटे छोटे विभिन्न जगह काट कर हानि पहुंचाते हैं, ओके। और पत्ते होते हैं जो कि विभिन्न काट कर, इसमें जो है क्लायोपायरिफन्स का 20 EC बीज उपचार देते हैं। 8 मिलीलीटर जो है प्रति किलोग्राम बीज जो है करके बुआई करना चाहिए। और खड़ी फसल में जो है आक्रमण होने पर जो है क्लोरोफिस 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए, ओके। और अनाकृत कलिका एक होता है, देखिए इनका ये फिगर देख लीजिए। और एक होता है अनाकृत कलिका लूज स्मट जिनको बोलते हैं, इसका यूस्टिलागो टेट्रिस जो है वो रोग का नाम है, ठीक। और इसका लक्षण क्या होता है? संक्रमित पौधे में जो है बालियां पहले निकल जाती है और बालियों के दानों की जगह जो काला चूर्ण बन जाती है, देख रहे हैं आप, दिखाई पड़ रही होगी, ये काला चूर्ण बन जाता है। और इनका प्रबंधन कैसे करते हैं? तो बीजों को जो है धूप में सुखा देते हैं। बीटावेक्स या वेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो बीज से बीज उपचार करना चाहिए, ओके। ये रहा उनका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था। अब आते हैं कटाई एवं दोनी। देखिए कटाई एवं दोनी में आते हैं तो फसल पकने पर जो है सुबह के समय ही कटाई करना चाहिए। कटाई कब करना चाहिए? मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के समय करनी चाहिए। उनके उपरांत जल्द ही दोनी कर जो है बीज को अलग कर दें और उसके तुरंत ही दोनी करके बीज को अलग कर देना चाहिए। और इनका भंडार जो है, अब भंडारण इनका जो है भंडार में रखने के पूर्व बीज को अच्छी तरह धूप में सुखा देना चाहिए कि उसमें नमी नहीं हो। किस्मों में दवा से उपचारित कर भंडारण करना चाहिए और दवा से उपचारित कर इनको भंडारण में रखना चाहिए, ओके। मुझे लगता है एनसीईआरटी में गेहूँ इतना ही था, ओके। लेकिन और हम लोग को पढ़ना है तो अभी और एनसीईआरटी से बाहर जाना होगा गाइस। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, बुआई की विधियाँ। आमतौर पर गेहूँ की मैं पढ़ रहा हूँ स्पीड से, ओके। बुआई 4 विधियों से छींटकर, कुंड में चोगे या सीड्रिल से तथा डिबलिंग से की जाती है। गेहूँ बुआई हेतु स्थान विशेषकर परिस्थिति अनुसार विधि करते हैं। तो इनका विधियाँ देख,
ये रहा आपका छिटकावा विधि। इस विधि में जो बीज को हाथ के समान रूप से खेत में छिटक दिया जाता है और पाटा अथवा देसी हल चलाकर बीज को मिट्टी से ढक दिया जाता है। इस विधि से गेहूं उन स्थानों पर बोया जाता है जहां अधिक वर्षा होने या मिट्टी भारी दोमट होने से नमी अपेक्षाकृत अधिक समय तक बनी रहती है। ये मैं बता चुका है एनसीईआरटी में। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ। और देखिए, इस विधि में जो है बोए गए गेहूं का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता और पौधे जो हैं वो अवस्थित ढंग से उगते हैं। बीज अधिक मात्रा में लगता है और पौधे यत्र उगने के कारण सिंचाई या निराई या गुड़ाई में असुविधा होती है, परंतु अति सरल विधि होने के कारण कृषक इसे अधिक अपनाते हैं। ये कृषि के लिए आसान होता है, इसीलिए इन्हें अपनाते हैं, छिड़काव विधि। दूसरी, हल के पीछे कुंड में बुआई। देखिए, गेहूं बोने की यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। हल के पीछे कुंड में बीज गिराकर 2 विधियों से बुआई की जाती है। ओके, एक है हल के पीछे हाथ से बुआई, कोरा विधि। ठीक, तो इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां बुआई अधिक रकबे में की जाती है तथा खेत में पर्याप्त नमी रहता है। ठीक, और इस विधि में जो देसी हल के पीछे बनी कूड़ों में जब एक व्यक्ति खाद और बीज मिलाकर हाथों से बोता है तो इस विधि को कोरा विधि कहते हैं। हल के घूमकर दूसरी बार आने पर पहले बने कुंड कुछ स्वयं से ढक जाते हैं और संपूर्ण खेत बो जाने के बाद पाटा चलता है। ओके, जिससे बीज भी ढक जाते हैं और खेत भी चौरस हो जाता है। और इनका एक विधि है, सेकेंड विधि है इनका बुआई पोरा विधि। तो ये भी है कि इस विधि का प्रयोग जो असिंचित क्षेत्रों में या नमी की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक, इससे जो है नाई, बांस या चेंगा जो है हल के पीछे हल के पीछे बंधा रहता है और एक ही आदमी हल चलाता है। इस विधि में एक ही आदमी हल चलाता है और दूसरा बीज डालने का कार्य करता है। इसमें उचित दूरी पर देसी हल द्वारा 5 से 8 सेंटीमीटर जो है गहरे कुंड में बीज पड़ता है। इस विधि में बीज समान गहराई पर पड़ते हैं। ओके, समान गहराई पर पड़ते हैं और जिसका उनका सुनिश्चित अंकुरन होता है। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए देसी हल के स्थान पर कल्टीवेटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर से जो है एक बार में 3 कुंड बनते हैं। ओके गाइस, और ये रहा हमारा सीड ड्रिल द्वारा बुआई, ये हम बताए हुए हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। वही बात है, एनसीईआरटी में इनका डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए, अब आते हैं खाद किलोग्राम प्रति हेक्टर। यूरिया जो 110 देते हैं, डीएपी और एसएसपी जो है 55, ये 155 देते हैं और एमओपी जो है 20 देते हैं। ओके गाइज, इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन 50, फॉस्फोरस 25 और पोटाश 12। ठीक, इनका ये रेशियो है, इनका आधा ये और इनका ये डालते हैं हम। ठीक, ये एनपीके है। ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं एनपीके। ओके गाइज, अब बात करते हैं सिंचाई पे। तो सिंचाई के लिए सिफारिश किया गया नीचे टेबल में दिया गया। अब नीचे टेबल में इनका दिया गया। देखिए, सिंचाई की संख्या, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में करते हैं, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन में, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन में और पाँचवीं 100 से 105 और छठी 115। ये एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, ये लेक्चर आपका 5th था। तो कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा होगा। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करके आपको पीडीएफ, इस पीडीएफ में इतना ही नहीं रहेगा, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें नोट आउट करूँगा, जिसमें कि इनका रोग धाम के बारे में, रोग के बारे में डिस्कस किया होगा। रोग के बारे में काफ़ी डिस्कशन उसमें होगी। शायद मैं पीडीएफ जो कि एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं भी इसमें आपको सेंड करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और कल हम स्टार्ट करेंगे मक्का। ओके, बी रेडी फॉर मक्का। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं फास्ट खींच रहा हूँ क्योंकि सिलेबस मुझे कंप्लीट करने हैं, उनके साथ साथ आपका कंसेप्ट भी, इसीलिए मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ। अगर मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊँगा तो मुझे लगता है ये कल ही समाप्त हो जाती। ओके, इसलिए लेक्चर में ही तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आउट करके आपको सेंड करूँगा पीडीएफ। ओके, थैंक यू, बाय।